प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़रात ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और कोशिश ये होती है कि जिस मौजू पे गुफ्तगू शुरू हो प्रोग्राम के ख़त्म होते होते बहुत सारे सवालात मेरे जहन में होते हैं, बहुत सारे आप मुझे ईमेल के ज़रिए से भेजते हैं, उनके जवाबात मिल जाएं और अगर जवाबात मुकम्मल तौर पे ना भी मिल सकें तो कम से कम हमारी सोच के ज़ाविये जो हैं वो दुरुस्त समत की तरफ गामज़न हो जाएं। मेरे इस प्रोग्राम में आप सियासतदानों को भी देखते हैं, माहिर माशियात को भी देखते हैं, दानिश्वरों को भी देखते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे की नुमाइयाँ और मोहतरम शख्सियत को देखते हैं। आज का उन्वान आ गया होगा, मैंने आज का उन्वान रखा है कि नागहानी सूरत हाल और मीडिया का किरदार। अभी पिछले दिनों जो एक अलनाक हादसा हुआ हुजैर का, जिसको एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, उसके बाद ज़ाहिर डी संजीजी पहुंची, सब पहुंचे और फिर रवां तबसरे भी शुरू हो गए। कहाँ तक हुए, हम कहाँ तक इक्विप्ड हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो हमने बहुत कोशिश की कि हम सिविल एविएशन के कुछ आला अफसरान से रब्ता कायम करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं था। छोटे रैंक से लेके बड़े रैंक तक जब हमने कहा कि हमारे फोरम में आके बात कीजिए इस बात के ऊपर, तो कहा यह गया कि इंतहाई जूनियर रैंक से लेके सीनियर रैंक तक कि इस्लामाबाद से परमिशन आती है, बल्कि अक्सर औकात तो प्राइम मिनिस्टर से ये परमिशन लेनी पड़ती है कि मीडिया का सामना करें या ना करें। एयरलाइन के ऑफिस से जब बात करते हैं तो उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के हर मुल्क में इस तरह के इदारे जो हैं उनका एक पब्लिक रिलेशनिंग डिपार्टमेंट होता है या एक मीडिया डिपार्टमेंट होता है कि जब इस किस्म की कोई सूरत हाल होती है और जब हमें तफसील की ज़रूरत होती है तो हम बराह रास्त उस डिपार्टमेंट से रुजू करते हैं और जो भी उनके उस वक्त की इंफॉर्मेशन है या जो वो मुनासिब समझते हैं कि प्रेस को दे दें, वो प्रेस को देते हैं। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ये सूरत हाल नहीं है, तो शायद इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ ज़रा सा डिसबैलेंस मीडिया चला, सेंसिटिविटी नहीं थी, या यूं कह लीजिए कि कुछ एहतराम या तकद्दुस का कुछ नज़र नहीं आया, या हर कोई अपनी स्टोरी बनाने में लगा रहा। क्या हमारे रिपोर्टर्स ट्रेन हैं इस तरह के डिजास्टर्स को कवर करने के लिए, या मीडिया वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम दुनिया से बहुत आगे हैं? ये तमाम सवालात हैं जिनके के जवाबात हमें तलाश करने चाहिए। मेरे स्टूडियो में एक बड़ी मोहतरम शख्सियत मौजूद है, न सिर्फ एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं, बल्कि चेयरमैन हैं शोबाए इबलाग आम्मा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन मास कम्युनिकेशन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, पढ़ाते हैं, सहाफियों को भी पढ़ाते हैं, सहाफत भी पढ़ाते हैं, बहुत सीनियर रुकन है, उनसे बात करते हैं। तारुफ कराता हूं डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ लाने का। आप खुद भी एक्टिव सहाफी और उस्ताद भी हैं, पढ़ाते भी हैं। जाहिर है जर्नलिज्म की बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये जो इस वक्त इस किस्म के किसी डिजास्टर में मसलन भोजा के वाक़े को हम ले रहे हैं, क्या प्रेस ने अपना किरदार दुरुस्त तौर पे अदा किया, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना किरदार दुरुस्त तौर पे अदा किया, या अगर नहीं किया तो कहाँ कहाँ गलती हुई? मेरा ख्याल है ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बल्कि प्रिंट मीडिया ने भी, ख़ास तौर पे उर्दू प्रेस ने वो किरदार अदा नहीं किया जो ऐसी नागानी सूरत हाल में जो मीडिया का ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक उन्हें अदा करना चाहिए था। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह नया दौर आया है और प्रिंट मीडिया में भी तब्दीली आई है, कई ऐसे हादसात हुए हैं जिसमें मीडिया का एक नया रोल सामने आया है जी। मगर इसका दूसरा पहलू जो मुझे एक तालिब इल्म की हैसियत से ज़्यादा मनफी लगता है कि वो जो ज़ाब्ता अखलाक पूरी दुनिया में है इस तरह के वाक़यात की रिपोर्टिंग का, उसके बारे में हमारे यहाँ अभी सोचा नहीं जा रहा और उसे किसी सूरत भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जिसके नतीजे में लोगों में खौफ हरास का पैदा होना, मीडिया से चिड़ होना, नफरत पैदा होना, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से अफवाहों को बनना, जो लोगों की हसासियत मजरूह होती है, जो स्ट्रेस आता है, तो वो सारी वो किस खाते में जाएंगे? वो सब है, उसका नुकसान है ये। और ये ज़रूरी है कि जो ज़ाब्ता अखलाक है नागहानी सूरत हाल में उसको पूरे तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। मसलन जैसे डॉक्टर तौसीफ, मुझे अपने ज़राए से, मैंने कहा ना कि हमारे बदकिस्मती से मीडिया के साथ इंटरेक्शन करने वाला कोई होता ही नहीं है, तो अपनी स्पेकुलेशंस भी कर रहे होते हैं, अपने अपने ज़राए इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन इदारों में। मसलन मेरे अपने ज़राए ने जो मुझे इस हवाई जहाज़ का बताया, बोइंग 737-200 का, उन्होंने ये कहा कि इसके पास मुकम्मल एयर वर्दी सर्टिफिकेट था।
उन्होंने कहा कि जहाज के पुराने या नए होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखा जाता है कि उसकी एयरवर्दीनेस कितनी है, उसकी सर्टेन सर्टिफिकेशंस होती हैं। मसलन इस जहाज की साउथ अफ्रीका में सी चेक जिसे ये लोग कहते हैं वो हुआ था, जिसमें के जाहिर इंस्पेक्टर्स के जो होते हैं उनके साइन थे, इकाओ के, सिविल एविएशन के, सबके वही सारे लाइसेंसेज और सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आए। फिर ये जहाज 70 और 80 घंटे फ्लाइंग कर चुका था ऑलरेडी, क्योंकि लाहौर रूट पे तो ये चल ही रहा था ऑलरेडी। तो अगर सी चेक में कोई कॉम्प्रोमाइज होता तो ये शुरू के 8-10 घंटे में ही सामने आ जाता। लेकिन हमने यानी मीडिया ने क्या दौड़ लगाई, मीडिया ने मालिकान को खदेड़ना शुरू कर दिया, कौन आदमी था, बैंकरप्ट कितनी मरतबा हुआ, कब किसने 80% शेयर ले लिए, कब क्या हुआ। अब ये तो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं इनका, और जहाज के जो एयरवर्दीनेस है उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। फिर ये रिपोर्टिंग क्यों हुई? कि दो किस्म की मेरा ख्याल है वायलेशन हुई। एक तो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग नहीं हुई, ऑब्जेक्टिव नहीं हुई, उसके अंदर हकाइक के बजाय जो सहाफियों का अपना एजेंडा था वो उन्होंने शामिल कर लिया। क्या एजेंडा हो सकता है? मतलब किसी एक एजेंडा है जनरली, एक जनरली एजेंडा ये है कि हुकूमत या उनके इदारों के बारे में मनफी सूरत हाल पैदा की जाए, तो वो एक तो उन्होंने अपना लिया। फिर ये कि एक जनरली सूरत हाल ये है कि इस तरह की खबरें दी जाएं कि लोगों में सनसनी खेजियत पैदा हो, लोग खौफ का शिकार हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन खबरों को पढ़ें या देखें। एक तो है इतलात के हवाले से कि इतलात की ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहत है। एक शायद बड़ी वजह यह है कि एविएशन बहुत टेक्निकल किस्म की फील्ड है, बिल्कुल, और जब तक सहाफ़ी उसकी ट्रेनिंग हासिल ना कर ले और उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से वाकिफ ना हो, उसके लिए ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में जब कोई हादसा हो गया हो, ये रिपोर्टिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने दुरुस्त फरमाया। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि बाहर तो एविएशन के यानी रिपोर्टर्स अलग होते हैं जिनको 2-2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। हॉस्पिटल्स में अगर कोई इस तरह का कोई मिसहैप होता है, कोई मरीज का ये वो रिपोर्टर्स अलग होते हैं जिनको उनकी उस फेटर्निटी का पता है। हमारे यहाँ तो इसमें यह हुआ कि जो रूटीन का क्राइम रिपोर्टर था, जो रूटीन में शहर में होने वाले क्राइम को कवर करता है या पॉलिटिकल सिचुएशन को कवर करता है, उसने कराची और इस्लामाबाद में इस वाकये से मुतालिक रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मतलब इंफॉर्मेशन की इंतहा ये है कि मैंने एक निजी चैनल पे खुद देखा, क्रैश के बाद का साइट थी, रिपोर्टर और कैमरामैन थे वहां, जिस इमारतें भी वहां मुतासिर हुई थी, वहां कुछ डेंटेड किस्म के मोटरसाइकिल के हेलमेट्स थे लाल। तो रिपोर्टर ने ये कहा कि गालिबन ये वो हेलमेट्स हैं जो कि पायलट्स ने पहने थे, जिससे कि वो शूट आउट करके आए और उनकी लाशें तो इधर हो गई, हेलमेट्स मिल गई। मतलब इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि वो ना जहाज के बारे में जानते, ना पायलट के बारे में जानते, और ना उन्हें इस बात का अंदाजा है कि पायलट, ये कमर्शियल पायलट तो जहाज को छोड़ ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, तो ये तो कोई तस्वीर ही नहीं है पैसेंजर्स, क्योंकि इसमें पैराशूट नहीं होते। एक कई चैनल पे मैंने इस बात पे बहस भी देखी कि आखिर पैराशूट क्यों नहीं थे उसके अंदर, और मुसाफिर और जहाज के अमले ने पैराशूट क्यों नहीं इस्तेमाल किए। ये जो फर्क है एविएशन के कमर्शियल परवाजों का और जंगी परवाजों का, इसके बारे में बेशतर लोग नहीं जानते थे। अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया ज़ाब्ता अखलाक विक्टिम्स के बारे में। हाँ बिल्कुल, वो बहुत सीरियस किस्म का मामला है। पहली तो बात यह है कि जो लोग मर जाते हैं उनके नाम उनके लवाकिन की मर्जी के बगैर कभी ना अखबार में शाये होते ना मीडिया पे आते। ये बड़ी बदकिस्मती है कि रिपोर्टर्स ने ज़ाब्ता अखलाक को नजरअंदाज कर दिया। फौरन उनके नाम जो है टिकर में चलने लगे, और एक रिपोर्टर साहब तो पहुंच गए, उन्होंने वहां उन्हें एक तस्वीर मिल गई और उसको वो तस्वीर को दिखाने लगे। मुझे किसी ने बताया कि मर्दान में देखने वाली उस खातून की वालिदा को दिल का दौरा पड़ गया। तो देखिए, विक्टिम को एक्सपोज नहीं किया जाता, खासतौर पर हादसे की सूरत में, और ये उस सूरत में एक्सपोज किया जाता है जब उसके खानदान वाले उसकी परमिशन दें। आपने उनकी 45 मिनट बाद जैसे ही पहला डीएसएनजी पहुंचा है, एक निजी चैनल ने, उनके कराची के रिपोर्टर ने उसकी एयर होस्टेस की कहीं से कोई एड्रेस मिल गया और उसकी मां से डायरेक्ट, यानी अभी कंफर्मेशन नहीं आई है कि कोई सर्वाइवर है नहीं है, मतलब एक तहकीकात तो होनी दी है। ये सब बातें और माइक मुंह के सामने कर दिया, 8 साल के बच्चे के सामने कर दिया कि आपकी मम्मा अब दुनिया में नहीं रही। ये सब बातें बहुत खौफनाक तो इनको कौन सिखाएगा इन नौजवानों को? सिखाने का काम तो खुद मीडिया का है, इसाजा का है, इदारों में भी तो सीनियर इदारों में सोचना चाहिए, और फिर रायम्मा का है, सिविल सोसाइटी का है। देखिए, जब अभी गुज़िश्ता साल एयर ब्लू का हादसा हुआ, जी, तो उसमें गैर मुल्की भी थे, जी, मगर उन गैर मुल्कियों के नाम नहीं आए।
आखिरी वक्त तक नहीं आए, बल्कि एक गैर मुल्की की लाश तो तब्दील हो गई थी, वो बाद में वापस गई, फिर भी उसका नाम नहीं आया। इसलिए कि वहां चैनल वालों को ये खौफ दिलाया गया कि अगर आपने, जिसमें अमेरिकन भी थे ज्यादातर, जी। और शायद कुछ यूरोपियन भी थे, कि अगर इनके नाम आपने इनके लवातीन की मर्जी के बगैर शाये कर दिए तो ये अपने अपने मुल्कों में मुकदमा कर देंगे। तो वहां इन्हें सीखना चाहिए था कि पाकिस्तानियों के नाम आप दे रहे हैं, गैर मुल्कियों को नहीं दे रहे। वो कोई खुफिया एजेंट थोड़ी थे, बल्कि वो ज़ाब्ता अखलाक था कि विक्टिम्स के ना नाम दिए जाएंगे और ना उनकी तस्वीरें दी जाएंगी। ये किसी भी वाक़े का एक हसासियत जो है, वो मतलब पहली खबर ही आई थी कि भोजा एयरलाइंस का तैयारा जो है उसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। बिल्कुल सही। और कोई 5 मिनट बाद सिविल एविएशन की किसी अथॉरिटी ने ये कंफर्म नहीं किया था कि जहाज क्रैश हो गया है। हमारे रिपोर्टर्स ने अस्यूम करके खबर देनी शुरू कर दी थी कि जहाज क्रैश हो चुका है। उन्होंने मफरूजों पे खबर देनी शुरू कर दी, फिर फैसले भी देने लगे। ये दोनों काम नहीं है। फिर ये कि अभी हादसा हुआ है, आपको नाम पता चल गए तो उनके आप घरों पे पहुंच गए, तो आप आग लगा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। पता नहीं उन लोगों की क्या सूरत हाल होगी जब तक डॉक्टर उनकी मौत को डिक्लेयर ना कर दे, आप कैसे जा सकते। और फिर ये कि जो लोग गम का शिकार है, आप उनसे क्या पूछना चाहते। ये भी एक बड़ी बुनियादी सवाल है, बुनियादी सवाल वो जिसके ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा हो, आपसे आप सामने माइक लेके खड़े होंगे। ये रेटिंग की दौड़ नहीं है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके घर वालों को ऐसी हालत में दिखाया जाए जो गम से निढाले उनकी परमिशन के बगैर। अच्छा, फिर स्पेकुलेशन से मैंने, आपने अभी फरमाया था कि एविएशन के मुतालिक कुछ तो पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक होमवर्क कि साहब ये 737-200 जो है ये यूरोप और अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है, और ये तो ये कंपनी लेके आ गई थी और ये क्रैश हो गया इसी वजह से। इसके पीछे अवामिल थे। मैंने एविएशन एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका में इसलिए ये अलाउ नहीं है कि इसमें नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि पुराना बना हुआ जहाज है, इसमें नॉइज होती है इसके इंजन में, और ये पेट्रोल ज़्यादा खाता है, तो एक वो जाते हैं इकोनॉमी की तरफ और लेस नॉइज पोल्यूशन की तरफ। तो हर मुल्क की अपनी अपनी एविएशन पॉलिसी होती है। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर किसी भी रशियन तैयारे को 15 साल से पुरानी की बिल्ड को इजाजत नहीं, चाहे वो कितना भी एयरवर्दीनेस हो। तो अपने अपने एक एविएशन पॉलिसी तो होती है, मगर इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि सिविल एविएशन जानते बूझते एक मौत को, अच्छा फिर पायलट, मतलब कौन ये चाहेगा कि मैं मर जाऊं। एक तो ये बुनियादी बात। दूसरे, रिपोर्टर का इख्तियार नहीं है कि वो फैसला दे दे। और अभी तो इब्तिदाई हादसा हुआ है, अभी तो तहकीकात शुरू हुई है। तहकीकात शुरू होने से पहले आपने फैसले देने शुरू कर दिए। कभी सिविल एविएशन पे ब्लेम को लगा दिया, कभी पायलट पे लगा दिया, कभी उस एयरलाइंस के मालकान पे लगा दिया। इतनी जल्दी हम ये काम कैसे कर सकते हैं। ये तो बहुत ही डेलिकेटेड मामला है। जब सारे नताइज सामने आ जाए, कोई वाक़ई फैसला आ जाए, तो फिर आप फैसला लिखें। एक बात और करना चाह रहा हूं आपसे, ये जरा से एक इंतजामी सी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी 1982 में गालिबन अथॉरिटी की शेप में बनी थी, वरना पहले डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन होता था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे बनाया गया था, जो अपनी बजटिंग भी होगी, इसकी फाइनेंसिंग भी, इसकी ट्रेनिंग्स भी, जो भी बड़ा खूबसूरत मैनुअल, बड़ा खूबसूरत सब कुछ। लेकिन है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, सेक्रेटरी डिफेंस, ठीक है। जबकि दुनिया में हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल एक अलग चीज होती है। बहुत अहम बात है आपकी। और वहां पे कैरियर के लोग होते हैं, जो कैरियर जिन्होंने गुजारा होता है इस फील्ड में, वही अफसरान आला भी बाद में बनते हैं। हमारे यहाँ तो जो फौज से या फौज से रिटायर होता है, उसको जाके और आप सिविल एविएशन में कर देते हैं। पीआईए के एमडी साहब थे, उनको स्ट्राइक हुई, हड़ताल हुई, निकाला, वो अब चेयरमैन हो गए या वो हो गए, एमडी हो गए। तो मतलब ये अनप्रोफेशनलिटी भी तो हो रही है ना कहीं। हाँ, ये भी एक बुनियादी सवाल है कि ये कमर्शियल पायलट जो है, कमर्शियल परवाजें, ये डिफेंस से बिल्कुल अलग है। इनके काम करने का तरीक़ाकार अलग है। तो इनको दुनिया की तरह ट्रांसपोर्टेशन की वजारत बननी चाहिए, उसमें पीआईए को या सिविल एविएशन को काम करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तो एक अपनी हाइपोथेसिस है, वो एक खास तरीक़ेकार के तहत काम करते हैं, वो कमर्शियल एयरलाइंस में नहीं हो सकते। इस पर जरूर डिबेट होनी चाहिए। इस पर दुनिया, जैसा कि आपने भी कहा, बाकी लोग भी कहते हैं, बाकी दुनिया में जो मॉडल है उस पर बात होनी चाहिए। तो हमारे तो कमर्शियल एयरलाइंस पीआईए कमर्शियल एयरलाइन ही है ना, बिल्कुल। अगर उसके भी एमडी जो है वो फौज